हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर क्लास 9th वालों का फिजिक्स पे जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका जो प्रीवियस वाला चैप्टर हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मोशन की जितनी भी सीरीज है आप उसको जाकर देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेके पूरा 9th में अच्छे लेवल का जो मोशन है उसको कवर किया गया है। और आज का लेक्चर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे है। ओके बच्चों, थोड़ी सी हम फिजिक्स में दो चीजें बात करते हैं। एक बात करते हैं, एक टर्म आपके पास होता है काइनेमेटिक्स, एक टर्म आपके पास होता है काइनेमेटिक्स, और जो दूसरा टर्म होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। तो बच्चों, अगर आपने हमारा मोशन वाला लेक्चर देखा हो तो मोशन वाले लेक्चर में हमने किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के फोर्सेस की बात नहीं की है। मतलब कि वो जो मोशन हमारा जो चैप्टर आया वो अंडर द कैटेगरी ऑफ काइनेमेटिक्स आया। इस वाली कैटेगरी में बच्चों हम उन चीज़ों को डील करते हैं, मतलब कि हम कॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं जो फोर्स लगा हुआ है, जो कुछ भी फोर्स लगा है बॉडी पर, उसकी वजह से उसकी क्या वेलोसिटी में चेंज आया है, क्या उसके एक्सेलरेशन में चेंज आया है ना। सारी चेंजमेंट पढ़ते हैं, मतलब हम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को उसमें हम पढ़ते हैं और कॉज ऑफ फोर्स को नहीं पढ़ते हैं। तो वो जो कैटेगरी थी वो अंडर किसके अंदर थी? वो काइनेमेटिक्स के अंदर थी। और ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है बच्चों, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस की बात करनी है, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फोर्स कैटेगरी आता है वो अंडर द डायनेमिक्स की कंडीशन आता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग फोर्स की बात करते हैं। और इसमें हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? जितना चेंजमेंट आ रहा है उस फोर्स की वजह से, वो सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक्स की ब्रांच में डील करते हैं। इसमें हम कॉज ऑफ फोर्स को नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस वाला मोशन का वीडियो था उसमें आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व किया हो तो हमने उसमें किसी भी तरीके से फोर्स की बात नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन रहा है, कितना उसने टाइम टेकन किया। इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले बच्चों एक छोटी सी कहानी है आइजैक न्यूटन की। हमारे आइडल रह चुके आइजैक न्यूटन, समझिए। देखिए 1666 में जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया था, ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को दिया था। उस समय मात्र वो 23 ईयर्स ओल्ड थे, 23 ईयर्स ओल्ड थे। और आपने इनकी बहुत फेमस स्टोरी सुनी है, एप्पल स्टोरी, कि एक पेड़ से एप्पल गिरता है, एप्पल के पेड़ से, और वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है। उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी डीपली स्टडी की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये लॉज ऑफ मोशन उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। तो 1606 में न्यूटन ने क्या किया था, इस चीज़ को, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चों हमें सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो हम जान लेते हैं कि फोर्स क्या है। आपने पढ़ा होगा फोर्सेस क्या है। किसी भी बॉडी पर अगर आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप ट्विस्ट कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स करते हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स को एक सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स क्या है, एनी पुश और पुल। क्या है? पुश और पुल, फोर्स ये है। ठीक, अब इसमें हम सारी फोर्सेस की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग जब फोर्सेस की बात करेंगे तो हमें ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि जो फोर्स है वो क्या है, एनी पुश और पुल किसी भी बॉडी पर है। आप किसी भी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो, आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। आप किसी भी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो या ट्विस्ट कर रहे हो, या आप उस पर पुश या पुल फोर्स अप्लाई करो, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होगी, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है, इसकी इफेक्ट क्या है। फोर्स अगर हम किसी भी बॉडी पर लगाएंगे तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाकर उसको रेस्ट पर ला सकता है। उसकी शेप को चेंज कर सकता है। आप एक रबर ले लो, रबर को स्ट्रेच करो, आप अगर आपने फोर्स लगाया है तो वो क्या करेगा, उसकी शेप को चेंज करेगा, उसके साइज को इफेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, जो बॉडी की चेंजमेंट क्या कर सकते हैं, बॉडी की चेंजमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि उसके कितना शेप चेंज हो रहा है, कितना साइज चेंज हो रहा है, क्या वो बॉडी क्या करी, मोशन से रेस्ट पर हो रही है, रेस्ट से हम उसको मोशन पे ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बाद हम समझते हैं, और फोर्स की सबसे अच्छी आपको यूनिट वेल नोन है, आपने पढ़ा है, उसकी यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन है। क्यों न्यूटन है? क्योंकि आइजैक न्यूटन ने इसका डिस्कवर किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 1666 में। चलिए, तो हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से फोर्सेस को हमें यहाँ पर डील करने हैं और कौन कौन से फोर्सेस को नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
बहुत सारे बच्चों फोर्स होते हैं। पहला फोर्स आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपके पास क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा आपके पास क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चौथा आपके पास मान लो मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी क्या है? ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। इसी में अगर बच्चों देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक ऐसा फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद मेन लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा। बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका कैसा फोर्स है? ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये आपका कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आपका क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसको हम पढ़ेंगे 12th में। ये भी आपका कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी किस कैटेगरी में आता है? ये भी आपका आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो बेसिकली जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बेस पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे कौन कौन से होंगे? फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा, या आप किसी भी बॉडी को अपने हैंड के थ्रू पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, अपने मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हो, वो भी आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमें चर्चाएं करनी है, डील करना है, वो हमारा क्या है? वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे हमें अभी नहीं डील करना है, वो जब हम 10th में जाएंगे उसको, या 12th में जब जाएंगे, तो जो हायर क्लासेस में जाएंगे तब जाके उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे। ओके, चलिए बच्चों, तो जो न्यूटन ने फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक लॉ दिया था, और सबसे पहले फोर्स को समझते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है। और उसके पहले हम लोग समझेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझो बच्चों। कई लोग इसको नहीं बताते हैं क्लास 9 पे, बट मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बताना ज्यादा सही रहेगा। समझिए, आपके पास मान लीजिए एक ये क्या है? ग्राउंड है। ये छोटी छोटी चीजें जितने भी बच्चों हम आपको बता रहे हैं, इससे क्या होगा? जब आप लॉज ऑफ मोशन को पढ़ लेंगे, इसके पहले का इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया वो पढ़ लेंगे, तो इन दो चैप्टर से जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे लेवल के जो न्यूमेरिकल होते हैं, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको होना क्या चाहिए? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, सपोज करिए यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, और ये उसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। इसको हम सीजी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, या इसको आप बोल देते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस चीज का हम टर्म क्यों बच्चों आपके सामने लेके आए? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास ये जो बॉडी रखी हुई है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, तो इसका तो मास हर जगह फैला हुआ है, हर जगह इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट बच्चों में ऐसा मानते हैं, ऐसा देखते हैं कि ये जो पॉइंट आपको दिखा है, मिड पॉइंट जो इस बॉडी का दिखा है, लेट द बॉडी बी ए, तो इसकी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट जितना भी मास है बॉडी का, वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इस बॉडी का जो वेट है, इस पॉइंट के अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों ये टर्म लिया? क्योंकि बॉडी का जो मास है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह का मास अपनी अपनी जगह क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट अपना अपना लगाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें मानते हैं कि बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पर एक्यूमुलेटेड है, उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का जो वेट है, उसका वेट है, इसको किससे डिफाइन करते हैं? एमजी से। इसमें दो छोटी सी टर्म लेंगे, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। तो बच्चों समझो, वेट इधर है, आपने भी नहीं पढ़ा या पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए बच्चों, तो क्या है? इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी ये बॉडी वाई एक्सिस में क्या है? स्टेबल है। बॉडी का वेट एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, इतना ही रिएक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तभी ये बॉडी वाई डायरेक्शन में क्या है? स्टेबल है। और ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन हो जाती है बैलेंस्ड फोर्स की, बैलेंस्ड फोर्स की। बच्चों, आप फ्लोर पे खड़े हो, आप खड़े हो,
बिल्कुल खड़े हो, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आपको एक रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, और आप वर्टिकली डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस में क्या हो, एकदम स्टेबल हो, मतलब कि आपके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, आपको कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से आप अप या डाउन जाओ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये वर्टिकली डायरेक्शन मतलब कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ये स्टेबल है, वाई एक्सिस में क्या है बच्चों, ये स्टेबल है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर बच्चों रिएक्शन फोर्स हमने आपने समझा। अब इस रिएक्शन फोर्स, इस वेट में ये कैसे एक्ट करते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं इस चीज को। उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वेट और मास में क्या डिफरेंस है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को, कई लोगों को इसमें से पता होगा, लेकिन ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसलिए हमने क्या किया है, छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे। उसके बाद अच्छे लेवल पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। बच्चों वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, चलिए, जब तक कि ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी आपके ऊपर नहीं एक्ट कर रही है, तब तक कि आपके पास क्या है, मास है। सपोज करिए जब आप अपना वेट मेजर कराने जाते हो तो आपको क्या लिख के आता है कि आप क्या हो, आपका मान लीजिए सपोज आप 50 kg के हो, आप 50 kg है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपको वेट है, ये आपका मास नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेविटी इंक्लूड है। वो फोर्स आपको क्या कर रही है, अर्थ के अलोंग क्या अट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि जब भी मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा वेट, विच इज mg, विच इज mg, समझ रहे हैं। और सिंपली मास क्या होगा, जहां पर आपकी ग्रेविटी बिल्कुल क्या हो, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो, ग्रेविटी बिल्कुल ना हो, वो आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, आप अंतरिक्ष वगैरह में जाओ, जहाँ हम स्पेसशिप क्या करते हैं, लॉन्च करते हो, वहां पर क्या है, ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर बच्चों सिर्फ मास, क्योंकि ग्रेविटी का टर्म नहीं है, वो सिर्फ है मास। अगर मास में ग्रेविटी का टर्म इंक्लूड हो जाएगा तो वो आपका बन जाएगा वेट, और अगर उस ग्रेविटी में क्या करें, उस वेट में ग्रेविटी के टर्म को हटा दे तो वो आपका बन जाएगा मास। मान लीजिए ये 50 kg वेट था, आपके पास W इज इक्वल टू क्या है, 50 kg है। W आपका क्या वेट, विच इज mg इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 50 है। अगर आप g का डिवाइड कर दो बोथ साइड, इधर भी g का डिवाइड कर दो, इधर भी g का डिवाइड कर दो, g से g कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 50/g हो जाएगा, और g की वैल्यू जो कुछ भी आप 9.81 रखो, तो 50/9.81 करके जो भी वैल्यू आपकी सॉल्व होगी वो बच्चों आपका होगा मास, वो आपका वेट नहीं होगा। ये छोटा सा डिस्कशन था वेट वर्सेस मास का। इसके बाद अब हम समझते हैं कि जो बैलेंस की कंडीशन में ली थी वाई एक्सिस में, उसको कैसे समझते हैं। चलिए बच्चों, जो वेट एक्ट करेगा, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और जो रिएक्शन फोर्स होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, समझो बच्चों, हमने प्लेन पहले ऐसे लिया था, एक बॉडी ऐसे ली थी, तो बॉडी का ये वेट था, ये mg डाउनवर्ड, w इज इक्वल टू mg, नीचे इसका वेट लग रहा था, इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा था, और इसको क्या कर रहा था, मतलब r इज इक्वल टू हमारा क्या था, mg था, मतलब रिएक्शन फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल था, और ये बॉडी y एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस में कहती थी स्टेबल थी, मतलब बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन थी। अब एक चीज समझो, ये जो रिएक्शन फोर्स है बच्चों, एक प्रकार से बॉडी वेपर की यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो अब देखो ये क्या है, सरफेस के, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को इधर अगर मिला है तो इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर बच्चों, सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए जो रिएक्शन फोर्स होगा, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, हम आपसे हमेशा कहते हैं कॉपी कलम लेके बैठो, एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाए। चलिए, तो एक चीज आपको पॉइंट लिखने वाली बात है कि जो रिएक्शन होगा बच्चों, जो क्या होगा, जो बच्चों रिएक्शन होगा, जो बच्चों रिएक्शन होगा वो ऑलवेज एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये स्कूल की स्टडी नहीं है, आपको स्कूल में थोड़ा सा बताया जाता है, आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो हमारे इस चैनल का माध्यम, इसके थ्रू हम आपको क्या करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, आप समझिए। चलिए, और जो वेट होगा बच्चों, वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कहां से, थ्रू सीजी। सीजी का मतलब बच्चों क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
चलिए इस चीज को समझने के लिए एक प्लेन ले लेते हैं। आपके पास मान लो कोई ऐसा एक प्लेन रखा हुआ है, ये क्या है, थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल है ये आपका, यहाँ से थीटा एंगल पर एक प्लेन रखा हुआ है। चलिए तो सपोज करिए आपके पास एक बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये आपके पास बॉडी है। तो प्लेन बच्चों आपका कौन सा है, प्लेन आपका ये है, ठीक है। ये आज का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे इसका पूरा मास क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए समझिए, देखिए बच्चों यहां पर जो इसका वेट होगा, लेट द इसका मास कितना है, लेट द मास ऑफ दिस बॉडी ए इज इक्वल टू एम, क्लियर है। तो इसका जो वेट होगा, क्योंकि ग्रेविटी लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी नीचे लगेगा, सीधा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड लगा देना है। कोई भी प्लेन हो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो रिएक्शन फोर्स बच्चों होगा, इस मास को हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, इसका जो मास है वो क्या है, एम है। लेकिन इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा, जो इस बॉडी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, क्या ऐसे लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा बच्चों ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन फोर्स आर हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये किसी ना किसी, आप देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। पहले लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह थी, आर इधर थी, एम जी इधर था। आप क्या कर रहे थे, आर इज इक्वल टू एम जी कर दे रहे थे। यहां पर अब ये सिचुएशन नहीं हो पाएगी। चलिए तो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इसके पहले फोर्स के भी हम लोग कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पर समझिए, तो यहां पर जो रिएक्शन आप देखो, ये प्लेन है, इसके क्या है, इस प्लेन की ये देखिए परपेंडिकुलर है, और जो आपका वेट है विच इज डब्ल्यू, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड लग रहा है। तो आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जहां पर बॉडी रखी होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और जो आपका वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फॉल करता है। तो ये रिएक्शन ऑफ वेट में थोड़ा सा डिफरेंस था। चलिए ओके, क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिएक्शन और फोर्सेस में, रिएक्शन में और वेट में क्या डिफरेंस है। एक छोटी सी टॉपिक और है जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है, अगर आप उसको समझना चाहो तो समझो, लेकिन वो 9th के लेवल से थोड़ा सा बड़ा है। चलिए समझते हैं, देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को भी यहां पर जान लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स बच्चों, एक आध न्यूमेरिकल, अगर आप एग्जाम आइडिया के न्यूमेरिकल जो आपके हैं, अगर आप एग्जाम आइडिया बुक को फॉलो करो तो वहां पर एक आध न्यूमेरिकल आपको क्या है, इस कंपोनेंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो साइन कॉस टेन आएगा वो जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, वो क्लास 10th का चैप्टर है। फिर भी समझिए, सपोज करिए आपके पास ये एक बॉडी रहे, ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्लिक मतलब थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ लगा रहे हैं। चलिए तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल आपका हो गया। तो बच्चों आप देखो, फोर्स ना तो हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, ना हम वर्टिकली लगा रहे हैं। इसका वेट जो एम जी होगा वो डाउनवर्ड नीचे एक्ट करेगा, और क्योंकि ये प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो रिएक्शन फोर्स भी इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर आर ऐसे होगा, और आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और ये वाई डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा। नाउ अभी जो फोर्स बच्चों लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना ही वर्टिकल फोर्स लग रहा है, मतलब कि ऑब्लिक प्लेन पर ये फोर्स लग रहा है। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होते हैं। हम कंपोनेंट क्या करते हैं, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई और ये आपके पास वाई एक्सिस होती है। तो फोर्सेस को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप समझो, जब भी डायग्राम में आपको थीटा जिस भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ दिया होगा, वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। आप साइन जो कॉस हम ले रहे हैं, साइन जो बोल रहे हैं, उस चीज पे आप कंफ्यूज मत हो। जब आप 10th में जाओगे तब उस चीज को समझोगे, लेकिन एक आध न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, आपको पूरी पूरी वहां पर वैल्यू दी होगी कि 30 डिग्री पे हम लगा रहे हैं, 40 डिग्री पे लगा रहे हैं। चलिए, तो जो फोर्स होगा ये हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, बाहर इसकी डायरेक्शन अगर आप आउटवर्ड करोगे, एफ है, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। और इसके जस्ट इधर मत जाना है आपको, इसके जस्ट अपोजिट वाई एक्सिस में जो फोर्स लगेगा होगा एफ साइन थीटा। हमने इसका क्या किया, इस फोर्स को कंपोनेंट में मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में
रिजॉल्व कर लिया, इसी चीज को हम बच्चों बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। छोटा टॉपिक सा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। चलिए अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इसी डायग्राम में क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम अंदर कर देते हैं, फोर्स हम अंदर लगा रहे हैं। चलिए तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एंगल ये है तो एंगल ये भी रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की ओर एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये भी अंदर की ओर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस या बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जो बच्चों सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, ओके, नहीं तो ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। चलिए आइए, चलिए काम करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसी एक बार फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सिर्फ इतना ही आपको बताएंगे। समझिए, एक आपके पास क्या है, एक और आपके पास सपोज ये प्लेन रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है, आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, ये फोर्स ये इसकी ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका वेट WmG नीचे रखेगा, इसको ऊपर क्या कहेगा, आर रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा और आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, mg होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लेते हैं ये फोर्स क्या करता है, इस वाले के साथ एंगल क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इसके साथ वो एंगल बना रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल नहीं गिवन है। अब बच्चों आप क्या करोगे, ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा कॉस वाला और जस्ट अपोजिट कंपोनेंट आपका हो जाएगा साइन वाला। इसकी डायरेक्शन अंदर है तो आप इसकी डायरेक्शन अंदर कर दो, एफ है तो एफ कर दो, कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन अंदर है तो अंदर कर दो, एफ कर दो, साइन थीटा वाला आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोर्स गिवन वो किस एक्सिस से आपको एंगल दिया जा रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस या इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत बेसिक चीजों को डिस्कस किया है, डील किया हुआ है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इसके बाद क्या होगा, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का एक्चुअल लेक्चर होगा। चलिए तो यहां तक समझते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देखो, अपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझा, बैलेंस्ड फोर्स को समझा, एक छोटा सा टॉपिक बनता है 1 मिनट का, मुश्किल से अनबैलेंस फोर्स को भी समझ लेते हैं। सपोज करिए जल्दी समझते, ये आपके पास क्या है, एक बॉडी है, यहाँ पर एक फोर्स एफ लग रहा है, ये बॉडी इस सरफेस पर रखी है तो फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा, इस प्लेन पर ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इसका वेट mg नीचे हो गया, इसका रिएक्शन फोर्स r ऊपर हो गया। अगर r इज इक्वल टू mg है मतलब कि बॉडी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस में स्टेबल है। अगर ये फोर्स सपोज करिए ये जो फोर्स है ये ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस की सिचुएशन हो जाएगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। उसी जितना अनबैलेंस फोर्स हो, कितना अनबैलेंस फोर्स होगा, अगर उस फोर्स में से हम फ्रिक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वो नेट फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर दोनों इक्वल हो जाए, दोनों मान लीजिए ये भी इक्वल हो जाए, आर तो इक्वल है ही है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन आ जाएगी, ये सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मास के बारे में समझा, वेट क्या है, फोर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझा, मास और वेट में क्या समझा, एक डिफरेंस समझा। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जैसा कि हम आपने बता चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ट लेक्चर होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, जो कि क्या होगा, लॉज ऑफ मोशन पे होगा। तब तक के लिए आप क्या करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें अपना क्या करिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपना कमेंट जरूर बताइए कि आपको किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए। थैंक यू क्लास।